हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। करीब 4 से 5 क्लासों में मैंने उसको कंप्लीट कराया है। हालांकि वो 2 क्लासों में ही हो सकता था, लेकिन मैंने छोटी छोटी क्लासें 4-5 आपकी कराई हैं। लेकिन आज ये जो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम इसको एक ही इसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादा क्लास में मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, एक क्लास में मतलब कम कन्फ्यूजन होती है। ये मैंने मतलब पिछली 4-5 क्लासों से ये देखा है। तो अब ज़्यादा क्लास में मतलब लंबी हो जाएगी क्लास, लेकिन एक ही रहेगी। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी पहले की जो पीछे की क्लासें चल रही हैं उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपकी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें, ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट हैं, इनको ज़रूर देखिएगा आप लोग। उसके बाद हमने इसकी मैराथन क्लास बनाई है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास। उसके बाद संपूर्ण मध्यकालीन की हिस्ट्री मैराथन क्लास है। उसके बाद आपकी 2 आधुनिक इतिहास की मैराथन क्लास हैं, इनको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी क्लासें हैं। फिर हमने क्या किया है, भारतीय भूगोल, संपूर्ण भारतीय भूगोल की मैराथन क्लास बनाई है, जिसको आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी क्लास है। जिसने भी देखी है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उसने। तो ये 2 क्लास हैं, इसकी भी इसको जरूर देखना जाके। फिर हमने एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी क्लास बना दी है, जिसमें पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है। ये क्लास आप जरूर देखिए जाके, बहुत ज़बरदस्त क्लास है। उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासें बनाई हैं, इसकी 2 मैराथन क्लास हैं। और टॉपिक वाइज क्लासें भी इन सभी की पड़ी हुई हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग इसको जरूर देखिए जाके। और ये 2 क्लासें हैं इसकी भी। अब हम आते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें हम किन किन चीज़ों पे इन पे पढ़ेंगे। आर क्या होती है, आर मतलब ट्रिपल आर क्या होती है, BR क्या है, MSF क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, OMO क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है। कहाँ से? मौद्रिक नीति से स्टार्ट होती है। एक एक टर्म को बड़े ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति क्या है इसको समझते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है? बाजार में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाई जाती है। बाजार में, मार्केट में जो आपका फ्लो ऑफ मनी है, मुद्रा का प्रवाह है, उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, उसको कभी ज़्यादा करना, उसको कभी कम करना, उसके लिए एक नीति बनाई जाती है, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी आपका कौन बनाता है? ये आपका RBI के द्वारा बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा बनाई जाती है। और ये कब से स्टार्ट हुई बनना? 29 नवंबर 2016 से इसकी क्या है, स्टार्ट होती है। कब? जब उर्जित पटेल की कमेटी इसकी सिफारिश देती है। मतलब इसकी सिफारिश किसने की थी? उर्जित पटेल कमेटी थी। और ये उर्जित पटेल कौन है? ये हमारे भारतीय मतलब जो RBI है ना, उसके गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व गवर्नर थे, 24वें नंबर के गवर्नर थे। तो उनकी कमेटी की एक सिफारिश आई थी, मतलब वो उस कमेटी के हेड थे। उन्होंने इस मौद्रिक नीति, मौद्रिक पॉलिसी की क्या की थी? सिफारिश की थी, और उसके आधार पर ये बनाई गई। और क्यों? मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर ले। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई, महंगाई, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये नीति बनाई थी। क्या सर ये 2015 में आई, इससे पहले कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं थी? बिल्कुल सर, मॉनेटरी पॉलिसी थी, पहले भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हुआ करती थी। लेकिन ये उर्जित आर पटेल की कमेटी के जब द्वारा आई तो एकदम बहुत अच्छा, मतलब जो इन्होंने एकदम, जो क्या मैं बोल सकता हूँ, कोई वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, एक मतलब बेहतरीन लेवल पे इन्होंने इस पॉलिसी को लागू करने की एक नीति बनाई। पहले चलती थी, हालांकि पहले भी मुद्रा को जो प्रबंधन करता था वो RBI ही करता था, लेकिन ये एक पॉलिसी, इसमें अलग अलग तरीके रेट आपकी आई, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये 1990 में भी आई थी, लेकिन वो कोई लागू नहीं हो पाई थी ठीक ढंग से। और मॉनेटरी पॉलिसी को जो है मैं क्या बताता हूँ, इसका जो जिक्र है ना दोस्तों, वो कहाँ पे मिलता है? RBI एक्ट जो आपने पढ़ा था, जिसके तहत RBI की स्थापना होती है, तो RBI एक्ट की धारा एक है 45ZB, उसमें इसका आपको देखने को मिलता है। अब RBI इसको बनाता है, तो RBI मॉनेटरी, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित करता है? उसके लिए RBI क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी
कमेटी एक गठित होती है। आरबीआई के द्वारा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित होती है और वो कमेटी क्या करती है, उस कमेटी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम एमपीसी कमेटी भी बोलते हैं। इसका गठन किया जाता है और ये एक वर्ष में 4 बार आपकी क्या है, गठित होती है। कितनी बार होती है? एक साल में 4 बार आपकी गठित होती है। तो एक साल में 4 बार ये आपकी गठित होती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक साल में 4 बार होगी, लेकिन ये वर्तमान में जो है ये 6 बार तक हो जा रही है। इस समय जो हो रही है ना, वो आपकी क्या है, 2 माह में 1 बार हो रही है। क्या है? 2 माह में 1 बार हो रही है। और वैसे इसका टारगेट क्या है, एक वर्ष में 4 बार आपकी क्या है, होना चाहिए। तो इस समय जो हो रही है वो एक वर्ष में 6 बार आपकी हो जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस मौद्रिक जो नीति होती है ना, मौद्रिक नीति जो समिति है ना, इसमें 6 सदस्य होते हैं। जब ये कमेटी गठित होती है तो इस कमेटी में कितने लोग होते हैं? 6 मेंबर इसके होते हैं, जिसमें 3 आपके आरबीआई के होते हैं और 3 आपके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। किसके होते हैं? 3 आपके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से किसके आपके मेंबर होते हैं। तो देखिए, जो आरबीआई के मेंबर होते हैं ना, वो आपका एक तो आपका होता है गवर्नर, जो अध्यक्ष भी होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी का। जो हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो आपका गवर्नर ही होता है। जैसे कि इस समय वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है ना, तो वही इसके क्या है, गवर्नर जो हैं वही इसके क्या होंगे, अध्यक्ष भी होंगे। और एक होते हैं मौद्रिक नीति प्रभारी, एक होते हैं मौद्रिक नीति प्रभारी, जो कि डिप्टी गवर्नर जो होते हैं ना, डिप्टी गवर्नर, वैसे तो आपके डिप्टी गवर्नर कई एक होते हैं, और मतलब जो इसके प्रभारी होते हैं ना, वो डिप्टी गवर्नर को ही बनाया जाता है, उन्हीं को मौद्रिक नीति प्रभारी कहा जाता है। और एक अन्य आपका अधिकारी होता है। तो ये 3 अधिकारी होते हैं आरबीआई की तरफ से, और 3 आपके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी भारत सरकार के द्वारा उनका नाम आपका क्या है, सजेस्ट किया जाता है, और वो इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। अब ये कमेटी क्या करती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मुद्रा पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए इसने जो अपनी रेट को, मतलब एक क्या मैं कह सकता हूँ, उसने अपनी रेट को कितना रखा है, कि वो कितना रेट अपना बढ़ा सकती है, कितना घटा सकती है, क्या क्या कर सकती है। तो ये आप लोग देखिए, मौद्रिक नीति में क्या हो सकता है, मुद्रा पर नियंत्रण के लिए ये जो रेट इसकी बताई गई है, ये आपको, इसका अनुपात आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा है 4 ± 2, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो रेट है वो 6 हो सकती है, और कम से कम आप कितना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। मतलब 4 में या तो 2 प्लस कर सकते हैं, या फिर 4 में 2 माइनस कर सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2 आपकी हो सकती है। यानी कि 4 ± 2 का मतलब ये हुआ। वैसे आपकी 4 भी रह सकती है, 5 भी रह सकती है, लेकिन आपकी क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6, कम से कम 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे आरबीआई आरबीआई आपकी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाता है, मैंने अभी आपको बताया, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण के लिए। फिर भी यहाँ पे देखिए, वित्तीय स्थिरता, जो वित्तीय स्थिरता है, मतलब जो पैसा है ना, उसको एक स्टेबिलिटी देना, क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। ऐसा ना हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो कि एकदम इन्फ्लेशन की जगह आपका डिफ्लेशन हो जाए, मतलब इतनी चीज़ें सस्ती हो जाएं कि मुद्रा 1 रुपये, मतलब 10 रुपये में आप 1 कुंटल गेहूं खरीदने के अगर सक्षम हो, मतलब गेहूं की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये आपका क्या है, ये कदम उठाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये आपकी क्या है, कमेटी आपकी क्या है, बनती है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए क्या होता है, जैसे कि मंदी और जो महंगाई है ना, इस पे नियंत्रण रखना। मैंने अभी आपको बताया कि ना तो महंगाई होनी चाहिए, ना ही आपकी मंदी होना चाहिए, सब मतलब एक स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो मंदी मतलब डिफ्लेशन, और महंगाई मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, जिसको हम मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। इस पे कंट्रोल करने के लिए ये बनाता है। अब आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई को भी नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि मुद्रा की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, मंदी और महंगाई को रोकने के लिए। और मुद्रा की आपूर्ति मतलब मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा हो गया ना, ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में हो गया, तो अब महंगाई आपकी क्या है, आनी ही आनी है। ज़्यादा पैसा जैसे किसी के पास भी हो जाए, अगर आपके पास अभी 10 रुपये हो, फिर आपके पास लाखों रुपये हो, तो आप महंगी से महंगी आप चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे।
तो ये क्या है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ना ज़्यादा पैसा मार्केट में होगा, मतलब ये मार्केट में एक स्टेबिलिटी बना के रखता है कि ना ज़्यादा पैसा होना चाहिए, एक अनुपात में रखता है, जितने संसाधन हैं उसी हिसाब से पैसा मार्केट में होना चाहिए। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखिए, मुद्रा सप्लाई को ये नियंत्रित करता है, और मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास करना। और आर्थिक विकास के लिए आपकी क्या है, ये दो टर्म होते हैं, एक आपका क्या है, एक तो आपकी मंदी होती है, एक आपकी क्या होती है, महंगाई होती है। तो मंदी अगर आ गई ना तो आर्थिक विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। महंगाई थोड़ी, मतलब अगर इनमें आपको दोनों में से पूछा जाए, महंगाई अच्छी है या मतलब ये मंदी अच्छी है, तो महंगाई आपकी क्या है, अच्छी होती है। उससे आपका क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब इसको भी हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये अच्छी होती है। जैसे कि आज मैं आपको बताऊं कि आप 2020 में, मतलब 2000, मैं क्या बोलता हूं, सन 2000 में आप कोई पेन खरीदने में 10 रुपए का पेन मिलता था। आज वो 2024 में अगर वही पेन आपका 10 ही रुपए का मिलता है ना, तो फिर ये आपके क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं दर्शा सकता, ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं दर्शा सकता है। क्योंकि आज भी वही चीज़ पे आप चल रहे हो, वही चीज़, जबकि और कंट्री में वो चीज़ जो 10 की थी वो 50 की हो चुकी है, 100 की हो चुकी है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे वो चीज़ उतने में है, तो इसका मतलब आप क्या हो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे हो। तो इसको आपको समझना होगा, आपको खुद ही एनालिसिस इसको करना होगा। तो ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। और एक चीज़ होती है LAF, क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको समझना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा होती है। ये क्या होती है, RBI इसको क्या है, मैनेज करता है। इसके माध्यम से ही RBI तरलता को समायोजित करता है, यानी एडजस्ट करता है। अब ये तरलता क्या होती है, तरलता होती है मार्केट में पैसे का जो फ्लो है ना, मार्केट में जो पैसे का प्रवाह है, मतलब ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में आ गया, मतलब पैसे की जो तरलता है ना, मार्केट में जो तरलता है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लिक्विडिटी बहुत आ गई है। और अगर मार्केट में पैसा कम है, लोगों के पास पैसा कम है, मतलब तरलता कम है, वो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा खर्चे नहीं उठाएंगे। और ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा खर्चे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तरलता होगी। तो इसके लिए इसने क्या है, दो इसकी क्या होती हैं, रेट्स होती हैं। हालांकि बहुत सारी रेट ये आपकी इसमें आती हैं, एक तो रेपो रेट है, एक आपकी क्या है, रिवर्स रेपो रेट है। रेपो रेट रीपर्चेजिंग आपकी क्या होती है, रीपर्चेजिंग मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे कुछ होता है इसका। और ये आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। ये दोनों एक दूसरे की क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। अभी हम इसके बारे में ही आगे चलते हैं, इसको ही आपको समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप लोग आइए, क्या है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण को देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को देखिए। मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा ही हम महंगाई, मंदी, इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, सब हम इसी से नियंत्रित करते हैं। तो ये कुछ ना कुछ अपने उपकरण रखती होगी, कुछ ना कुछ अपने टूल्स रखती होगी, ये मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके टूल्स हैं, आपका RR है, जो अभी हमने बताया था, रेपो रेट है। आपका क्या है, RRR यानी कि रिवर्स रेपो रेट, BR है यानी बैंक रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें समझेंगे आज की ही क्लास में, इनको समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लास लंबी होने देना। अब देखिए, दो वर्ड मैंने आपको बता रहा हूँ, अभी पीछे में इसके बारे में जिक्र किया हूँ। क्या है, एक तो आपके मुद्रा की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ मनी, या फिर मुद्रा का प्रवाह। ये दोनों का मतलब एक ही या लगभग लगभग एक ही मतलब होता है। और इनको दोनों ही को समझिए। ज़्यादा तरलता या प्रवाह, ज़्यादा तरलता या ज़्यादा प्रवाह का मतलब है बाजार में ज़्यादा मुद्रा आ गई है, बाजार में मनी क्या है, ज़्यादा है। और कम तरलता या कम प्रवाह का मतलब क्या है, बाजार में मुद्रा कम है, बाजार में पैसा कम है, बाजार में मनी कम है। और ज़्यादा तरलता, ज़्यादा प्रवाह का मतलब है बाजार के में बहुत, मार्केट में बहुत पैसा है, और बहुत ज़बरदस्त मार्केट क्या है, अपना क्या है, ग्रोथ कर रही है। तो अब इसको ही समझते हैं, इन सारे टूल्स को समझते हैं। देखिए, अभी तक आपके अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अभी तक जो भी मैंने बताया है उसको आप 2 की स्पीड में दोबारा से रिकॉल करके देख सकते हैं। और अब जो यहाँ पे आने वाला है, इसको आप स्पीड बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना, वरना चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप नॉर्मल स्पीड पे ही आप इसको देखना, जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्या है रेपो रेट। सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट को, जो कि वर्तमान में आपकी कितनी है, इतनी है, कितनी है,
6.50% है। 6.50% आपकी क्या है वर्तमान में रेपो रेट है। ये क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसी ये एक ब्याज दर है, ऐसी ब्याज दर यानी कि ऐसी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो लघु अवधि के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म, बहुत कम टाइम के लिए, यानी कि 2 से 14 दिन के लिए, मात्र 2 से 14 दिन के लिए इसमें क्या है, जो अनुसूचित बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। सीधी सीधी बात क्या है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं जैसे एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, ये सारे बैंक ये आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, जिस भी रेट पे लेते हैं और 2 से 14 दिन के लिए लेते हैं, वो रेट आपकी रेपो रेट कहलाती है। आपको समझ आ गया। लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, इन बैंकों को अपना आरबीआई के पास कुछ कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल क्या होता है, सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखना पड़ता है, चाहे वो फिर वो गोल्ड के रूप में रखें, किसी भी रूप में रखें। जैसे आप कहीं से पैसा लेने जाते हैं उधार, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है उसको गिरवी रखने के लिए। जैसे आप सुनार के पास जाएं तो वो कुछ ना कुछ गिरवी रख लेता है, किसी साहूकार के पास जाएं तो वो आपके कुछ ना कुछ गिरवी रख लेता है। तो ये कोलेट्रल रखना पड़ता है। सभी बैंक आरबीआई के पास जाती हैं, अपना कुछ ना कुछ आपका क्या है गारंटी के तौर पे रखती हैं और पैसा लेके आ जाती हैं 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए ये होता है। तो इसकी जो रेट होती है वो 6 पॉइंट, मतलब ये बदलती रहती है। ये आरबीआई आपका क्या है डिसाइड करती है। हर 2 महीने में इसका क्या है बैठक होती है। मैंने बताया 6 बैठकें होती हैं, 4 बैठकें होती हैं एक वर्ष में। अभी इस टाइम पे 6 भी हो रही हैं, 2 महीने में एक हो रही है, तो 1 साल में 6 हो रही हैं। तो ये रेट घटती बढ़ती रहती है हर 2 महीने के बाद। लेकिन अभी जो है वो आपकी इतनी है, 6.50% है। अब इसको समझते हैं। देखिए मैंने ये तो आपको डेफिनेशन बता दी, अब इसको डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। जैसे कि ये आपका क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। अब एक निश्चित दर पे, मतलब ये जो रेट है इस पे आपका क्या है, ये पैसा आपके लेंगे, किससे उधार लेंगे, किससे, आरबीआई से। तो आरबीआई इनको क्या करेगा, आरबीआई इनको क्या करेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देगा। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, आरबीआई से ये पैसे ले रहे हैं, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, देखिए उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। देखिए उद्देश्य क्या होता है, क्या है वही उद्देश्य, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड कैश फ्लो, मुद्रास्फीति और नकदी प्रवाह पर नियंत्रण करना इनका उद्देश्य होता है। रेपो रेट का वगैरह वगैरह, इनका सारा जितनी भी आपकी रेट्स आएंगी उनका सबका यही आपका क्या है उद्देश्य है। लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। अब देखिए मैंने ये तो समझा दिया है कि ये लघु अवधि के लिए पैसा लेते हैं। अब इसको समझिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे रेट कम और ज़्यादा का क्या फ़र्क है। जैसे कि यहाँ पे 6 है रेट, मान लिया यहाँ पे रेट कर दी आरबीआई ने 5 कर दी, तो क्या होगा, बैंक आपके जैसे कि आपको लोन लेना है किसी से और रेट मान लिया 10% रेट पे, वो ब्याज पे मतलब लोन दे रहा है, लेकिन उसने क्या कर दिया, मैं 5 पे दे रहा हूँ तो आप जल्दी से लोन ले लोगे। ऐसा ही बैंकों का सिस्टम है। आरबीआई ने कहा 5% आपकी इस समय रेपो रेट चल रही है, जिस जिस बैंक को लोन लेना है वो ले सकता है। तो क्या हुआ, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ना, आरबीआई ने क्या किया, मान लिया 100 रुपए आपका क्या है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को दे दिए, 5% रेट पे इनको दे दिए। तो ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को दे दिए, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की तरफ से क्या होगा, आरबीआई को कितने रुपए मिलेंगे, 105 मिलेंगे। 14 दिन के बाद आपके मिल जाएंगे 105। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में दे दी, देखिए आरबीआई ने कहा इस समय मैं 9% रेट पे दे रहा हूँ। आरबीआई ने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को 100 रुपए दिए और 9% रेट पे दिए, तो ये वाले जो हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ये 9 रुपए आपको क्या है बढ़ा के देंगे, तो आरबीआई को मिलेंगे 109 रुपए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, अब अगर रेट कम है तो ये लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, मतलब 100 रुपये, मतलब ज़्यादा लोग पैसा लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे। अब जब ज़्यादा ये कम रेट है तो बैंक ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा लोन लेंगे तो ये लोगों को ज़्यादा ऋण भी दे सकेंगे। जो मार्केट में जो लोग, जो बिजनेसमैन हैं, जो भी आपके ट्रेडर्स हैं, उनको ऋण चाहिए होता है, तो ये ऋण ज़्यादा दे सकेंगे, क्योंकि कम रेट पे ये भी देंगे, फिर कम रेट पे इन्हें मिलेगा तो कम रेट पे ये भी देंगे, तो इनको ज़्यादा क्या है लोग लोन लेंगे। तो मार्केट में क्या है ना, महंगाई आपकी क्या है बढ़ेगी, मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। मार्केट में क्या होगा, बाजार में ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या है महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आपका क्या है बढ़ेगा। और ये चीज़ बढ़ेगी तो क्या है, यहाँ पे क्या है, देखिए एक यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा हो गया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9% कर दी तो लोग क्या है, बैंक क्या है कम लोन लेंगे, बैंक आरबीआई से कम पैसा उठाएंगे, और जब कम पैसा उठाएंगे
तो लोगों को कम रेट भी देंगे, कम लोगों को रेट देंगे। क्यों? क्योंकि इनको हाई रेट पे मिला है तो ये भी हाई रेट पे ही देंगे। और जब हाई रेट होगी तो लोग कहेंगे अभी रुक जाओ, अगली बार जब कम होगी तब ले लेंगे। तो कम रेट पे मतलब बाजार में क्या होगा, कम पैसा आएगा। और बाजार में अगर कम पैसा आएगा तो क्या होगा, महंगाई आपकी क्या होगी, नियंत्रित होगी। कम मतलब क्या होगा, उसको वो कंट्रोल में रहेगी। जो अभी बढ़ रही थी वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, पैसा ही नहीं है उतना, तो महंगाई कहाँ से होगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो क्या है, मुद्रा का प्रवाह कम हो जाएगा। ये जो एरो आपके है ना, ये एरो ही आपको बता रहे हैं कम या ज़्यादा, ऊपर है तो ज़्यादा, नीचे है तो कम। तो ये एरो आपको समझना होगा, एरो का क्या मतलब है। तो ये आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से रेपो रेट क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं। इसमें क्या है देखिए, ये भी एक ऐसी ब्याज दर है, उसमें हमने क्या देखा था, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे और अपना कुछ कोलेटरल रख रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, ऐसी ब्याज दर जिसमें लघु अवधि के लिए, मतलब बहुत यहाँ पे लघु लिखा था और वो कैसी भी तरह से आपका क्या है, यहाँ पे जो मतलब है छूट गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अवधि है ना, जो टर्म दिया गया है वो 14 दिनों से लेके 56 दिनों के लिए है। रिवर्स रेपो रेट है ये। और रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है, 14 दिनों से 56 दिनों के लिए इस पे दिया जाता है पैसा। और इसमें क्या होता है, जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेता है। उल्टा इसमें हो गया, क्या उल्टा हो गया, अभी आरबीआई दे रहा था, इसमें आरबीआई क्या है, पैसा ले रहा है। किन से ले रहा है, कमर्शियल बैंकों से। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, जब आरबीआई इनको पैसे दे रहा था ना रेपो रेट पे, तो 6.50 आपकी परसेंट रेट थी। लेकिन जब आरबीआई इनसे ले रहा है पैसे तो देखिए कितनी रेट कर दी इसने, 3.35 आपकी रेट कर दी। मतलब कम रेट पे ले रहा है। आरबीआई कह रहा है हम खुद लेंगे आपसे तो हम कम ही पे लेंगे, लेकिन हम आपको देंगे तो ज़्यादा पे देंगे। अब इसका भी देखिए क्या मतलब है, इससे भी महंगाई और जो है वो कैसे नियंत्रित होगी। मार्केट में जो मुद्रा का इन्फ्लेशन है ना, वो कैसे आपका क्या है वो नियंत्रित होता है, उसको समझिए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जो आरबीआई है ना, यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से एक निश्चित रेट पे उधार पैसा ले रहा है, आरबीआई ले रहा है। जबकि हमने पीछे क्या देखा था डायग्राम में, पिछले डायग्राम में हमने क्या देखा था, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पैसा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आरबीआई इनसे पैसा ले रही है। तो ये आपको समझना होगा। अब इसका भी वही उद्देश्य है, मार्केट में पैसे और मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है। अब इसमें देखिए वही सेम डायग्राम है, बस थोड़ा उल्टा कर दिया है। देखिए यहाँ पे रेट अगर हमने 3 कर दी और यहाँ पे रेट हमने 6 कर दी, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पैसा लेता है, मान लिया 100 रुपये लिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से, 100 रुपये लिए आरबीआई ने, तो आरबीआई क्या करेगा, इनको क्या है 3 रुपये बढ़ा के देगा, 3 रुपये क्या है बढ़ा के देगा। और यहाँ पे आपका देखिए क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से 100 रुपये लिए और 6 रुपये इसको बढ़ा के दिया, तो इसके पास 6 रुपये आएंगे। तो अब इसमें देखिए, अब इन दोनों दरों का मतलब देखिए, यहाँ पे कम रेट है, यहाँ पे ज़्यादा रेट है, तो इसका उल्टा फर्क पड़ेगा। जो अभी उधर फर्क पड़ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा पड़ेगा। देखिए समझना होगा, बहुत जरूरी है इसको समझना। मान लिया देखिए आरबीआई ने क्या है, कॉमर्शियल बैंक से 3% रेट पे पैसा लिए, तो क्या आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा आएगा? नहीं। जो कमर्शियल बैंक हैं वो कहें अरे 3% पे क्यों ही नहीं देंगे, मार्केट में उठा देते हैं, तो बहुत कम पैसा आरबीआई के पास ये रखेंगे। और कम रखेंगे मतलब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा। अगर ये रेट कम रहेगी तो बैंकों के पास क्या है, ज़्यादा पैसा रहेगा, आरबीआई बैंक से ज़्यादा। और आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, अगर ये रेट कम होगी तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, ज़्यादा आपका क्या है उधार ले सकेगा। यहाँ पे दोनों ही बातें लागू हो रही हैं। एक तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा क्योंकि कम रेट पे ये देंगे नहीं, और अगर देते हैं तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा क्योंकि आरबीआई कम रेट पे ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा पैसा अगर आरबीआई रख लेगा तो बाजार में क्या है, पैसे की कमी हो जाएगी, बाजार में पैसा कम हो जाएगा। और बाजार में पैसा कम होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो ब्याज दर आपकी क्या है, यहाँ पे देखिए अगर ब्याज दर कम रहेगी ना तो मुद्रा का प्रवाह भी कम रहेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों एरो आपके नीचे हैं, क्यों है, क्योंकि मामला उल्टा है। यहाँ पे अगर ब्याज दर कम है तो मुद्रा का प्रवाह भी कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज दर कम होगी ना तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे, और आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मुद्रा का प्रवाह भी कम रहेगा। अब इसको समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी दर बढ़ा दी। अब जब दर बढ़ा दी है ना कमर्शियल बैंक ने, तो आरबीआई क्या है, कम पैसा लेगा। अब आरबीआई
बैंक से कम पैसा उधार लेगा, क्योंकि हाई रेट पे कौन ही लेना पसंद करेगा, तो आरबीआई भी नहीं लेगा। तो आरबीआई अगर नहीं लेगा तो क्या होगा कि बैंकों के पास आपका क्या है, बैंकों के पास क्या है, बैंकों के पास आपका क्या है, पैसा ज़्यादा रह जाएगा, क्योंकि उनसे पैसा लेगा ही नहीं आपका कोई आरबीआई उधार। तो आपका क्या है, बैंकों के पास पैसा आपका क्या है, ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आपका होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा और महंगाई आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। मुद्रा की अगर दर बढ़ती है तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है तो क्या मुद्रा का प्रवाह मार्केट में बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर आपकी दर बढ़ती है तो आपका मुद्रा का प्रवाह कम होगा या बढ़ेगा। तो रिवर्स रेपो रेट के केस में ऐसा होता है, अगर दर बढ़ेगी तो आपका क्या है, मुद्रा का प्रभाव भी बढ़ेगा, अगर दर कम होगी तो मुद्रा का प्रभाव भी कम होगा। ये रिवर्स रेपो रेट के केस में ही ऐसा होता है, बाकी सब में उल्टा ही चलता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बैंक रेट पे। देखिए मैंने तीनों के डायग्राम एक जैसे बनाए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये तीनों का वैसे ही आपको समझा ही सकता था। अब ये बैंक रेट पे आ गए, ये भी रेपो रेट की ही तरह है, लेकिन तो सर इसमें फ़र्क क्या है, रेपो रेट की तरह है। अब यहाँ पे इसकी दर देखिए, सबसे पहले तो इसकी दर देखिए, यहाँ पे 6.75% आपकी है, ये आपको ये वर्तमान आपकी करंट में है, आपकी इतनी है। अब ये कैसी दर है, देखिए इसको पढ़िए, ऐसी ब्याज दर यानी कि ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दीर्घ अवधि के लिए होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लगभग 364 दिनों के लिए होती है। कितने दिनों के लिए, 364, बोले तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही होती है, क्योंकि 365 में तो फाइनेंशियल क्रॉस कर जाएगा, तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही होती है। और ये अनुसूचित बैंक, इसमें भी क्या है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है, आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, इसमें भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अब इसमें भी आपका सेम डायग्राम काम करेगा। आरबीआई इनको क्या है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे उधार देता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, और इनका वही पर्पज होता है। पर्पज क्या होता है इनका, कि वही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और नकदी को आपको क्या है, कंट्रोल करना, यही आपका होता है। अब यहाँ पर भी आप डायग्राम को देखिए, ये यहाँ पे हमने क्या कर दी, बैंक रेट जो है आपकी ये 5% कर दी। देखिए रेपो रेट और बैंक रेट में फ़र्क क्या है, वही टाइमिंग का फ़र्क है। वहाँ पे 14 दिनों के लिए था और यहाँ पे 364 दिनों के लिए है। तो ये आपका टाइमिंग का फ़र्क है, बैंक रेट क्या हो सकती है और रेपो रेट क्या हो सकती है, ये टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपका आरबीआई जो है ना, 100 रुपये मान लिया दिया, इसको 100 रुपये दिया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, तो इसने 5 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के आरबीआई को वापस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, आरबीआई ने 100 रुपये आपके इसको दिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, और इसने क्या किया, 10 रुपये बढ़ा के दिए, तो आरबीआई के पास कितने पहुँचेंगे, 110। अब इनको समझिए, जब ये रेट कम है, क्या है, जब ये रेट कम है तो कम रेट होगी तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा उधार लेंगे। ये जो बैंक हैं ये आरबीआई से बहुत ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे उधार, तो बैंक भी ज़्यादा क्या है, मतलब बैंक ज़्यादा लोन लेंगे। अगर ये रेट कम रहती है तो बैंक आपके क्या है, ज़्यादा लोन लेंगे, और बैंक ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों को ज़्यादा रेट भी देंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा उठाएंगे ये, और बाज़ार में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, मुद्रा का प्रभाव मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, स्लो होगी, नीचे को होगी, तो क्या है, मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। आपको समझ आना चाहिए सारी बातें। अगर आप समझ नहीं पा रहे ना तो फिर बेकार की बात है। मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ आना ही चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अगर रेट कम होगी, जैसे आप ही कहीं मतलब लें तो रेट कम होगी तो आप पैसा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे आप, तो आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मार्केट में ज़्यादा पैसा लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रा का जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो प्रवाह है वो ज़्यादा ही होगा, फ्लो ज़्यादा ही होगा। तो दर अगर कम है तो मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 10% आपकी क्या है, दर है, तो बैंक कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे तो लोगों को कम ऋण देंगे, और कम ऋण देंगे तो बाजार में कम पैसा होगा, और कम पैसा होगा तो महंगाई नियंत्रित होगी, यानी कि कंट्रोल में रहेगी। यानी कि ब्याज दर अगर बढ़ती है तो मुद्रा का प्रवाह घटता है, अगर मुद्रा का प्रवाह मतलब घट रहा है यानी कि ब्याज दर ज़्यादा है। सीधा सीधा आपका क्या है, ये टर्म है। तो आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली उस पे आते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये 2011 में दोस्तों लाई गई है। कब लाई गई है? 2011 में ये लाई गई थी। मार्जिनल स्थायी मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी एक रेट होती है और इसके द्वारा भी बैंक आपका क्या है, लोन लेते हैं और RBI मुद्रा पे नियंत्रित रखती है। देखिए ये क्या होती है, इसको समझिए। अब ये क्या है, इसकी भी दर आपकी कितनी है? 6.75% आपकी है। क्या है? ऐसी ब्याज दर यानी कि ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक रात यानी ओवरनाइट, केवल एक रात के लिए इनको कभी पैसे, जैसे आप कहते हैं कि भैया एक रात मतलब कल मैं आपके लौटा दूंगा, बस आज मुझे चाहिए, आज मुझे किसी के देने हैं, किसी को निपटाने हैं, आज के लिए दे दो और मैं कल आपके दे दूंगा। मतलब 24 घंटे के लिए जब पैसा चाहिए होता है ना बैंकों को, तब ये मार्जिनल स्टैंडिंग पे आपके लेते हैं। क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के द्वारा आपका क्या है, पैसा उठाते हैं। एक रात के लिए, 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए आपका क्या है, पैसा उठाते हैं। और ये भी क्या है, अनुसूचित बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। और इसमें क्या आ गया है कि पैसा जो है ना वो 1 करोड़ के या 1 करोड़ के गुणक में ही लिया जा सकता है। जैसे 1 करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे आप ले सकते हैं। इस तरह से ले सकते हैं। और ये जो पैसा होगा ना, हालांकि ये बैंकों को किस रेट पे मिलेगा? जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको इस रेट पे मिलेगा। लेकिन ये कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? जो भी उन बैंकों का NDTL होगा। NDTL क्या होगा, मैं अभी आगे NDTL पे ही बात करूंगा। NDTL जितना भी होगा उसका 1%। मान लिया कि आपका 100 करोड़ आपका क्या बना, NDTL बना, तो उस NDTL का 100 करोड़ का 1% बोले तो 1 करोड़ आपको मिल सकता है। अगर 100 करोड़ आपका NDTL बन रहा है तो उसका 1% मिलेगा, यानी 1 करोड़ आपको लोन पे मिल जाएगा। अगर 200 करोड़ बन रहा है तो मतलब क्या है, 2 करोड़ आपको लोन पे मिल जाएगा NDTL। लेकिन वो जो रेट रहेगी, ब्याज दर रहेगी ना, RBI ब्याज कितना लेगा उनसे? RBI ब्याज आपका इतना लेगा। तो ये आप समझिए, अभी NDTL आपका क्या होगा, अभी आपको समझाते हैं। वो कहता है ना, रुको जरा अभी सब्र करो, तो वही बात आ गई है। तो अभी रुको जरा, अभी NDTL समझाते हैं। अब पहले, उससे पहले एक चीज देखिए, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? नकद आरक्षित अनुपात। क्या है? नकद आरक्षित अनुपात। इसको आप देखिए, कैश रिजर्व रेशियो को आप लोग देखिए। क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझिए, बहुत जरूरी चीज है ये। इसको समझेंगे और इसको समझने से पहले हम NDTL को जरूर समझेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा NDTL का जो प्रोसेस है वो ना, वो कैश रिजर्व रेशियो से ही संबंधित है। हालांकि मार्जिनल उससे भी संबंधित है, लेकिन इससे पूरा का पूरा इसको संबंध इसका रखता है। अब हम इसको ही समझेंगे NDTL को, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना है? 4.50 आपका इसमें इसका रेट है। सभी अनुसूचित बैंक, कितने? सभी, जितने भी अनुसूचित हों, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे आपके पब्लिक सेक्टर के हों, कैसे भी हों, फॉरेन हों, विदेशी हों, सभी आपके क्या हैं, अनुसूचित बैंक, क्या करते हैं, अपने NDTL का एक निश्चित अनुपात RBI के पास जमा रखते हैं। समझे नहीं समझे? हर बैंक, जितने भी बैंक है ना, वो अपने NDTL का, उनका जितना भी NDTL बनता है, ये NDTL 14 दिनों में देखा जाता है। अपने हर 14 दिन के अंदर ये कैलकुलेट होता है। तो 14 दिन के अंदर जितना भी NDTL बनता है बैंकों के पास, मैं आपको समझाऊंगा NDTL क्या होता है। उस NDTL का 4.50% RBI के पास रखना होता है। नहीं समझे? मतलब जितना भी कैश रिजर्व रेशियो में, मतलब क्या है, बैंकों के पास जितना आपका NDTL बना 14 दिन, जिनके 14 दिन के अंदर जितना भी बैंकों के पास जमा हुआ पैसा, एक तरीके से जितना भी जमा हुआ 14 दिन के अंदर, उसका 4.5% RBI के पास रखना पड़ता है, ऐसे समझिए। तो CRR क्या है? ये कैश रिजर्व रेशियो है, नकद आरक्षित अनुपात है। ये रखना होता है, जमा करना होता है। क्यों? RBI के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। RBI ही इसको डिसाइड करेगा कि आपका ये जो रेट है वो कितना रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, कितना रहेगा, RBI इसको डिसाइड करता है। और RBI इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। RBI इस पर ब्याज नहीं देगा, कोई ब्याज नहीं देगा। बस इतना % रख लेगा और कहेगा ये हम सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं कि कहीं आपका क्या हो गया, मान लिया आप दिवालिया हो गए, आप बैंकरप्ट हो गए, तो वो जो पैसा मेरे पास है ना, आपका कस्टमर्स का, वो आप कैसे निपटाओगे? वो इसी के जरिए हम आपसे निपट पाएंगे। इसलिए RBI क्या रखता है,
अब देखिए एनडीटीएल को समझते हैं। एनडीटीएल क्या है यहाँ पे? एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। शुद्ध या फिर निवल मांग और समय या फिर शाब्दी देयता, समय को शाब्दी भी बोलते हैं, शाब्दी मतलब समय और समय भी मतलब समय। तो टाइम लायबिलिटी होता है। देयता बोले तो आपका लायबिलिटी एक तरीके से जिम्मेदारी होती है। अभी समझेंगे। इसका एक होता है जीडीटीएल, इससे जो पहले का होता है वो जीडीटीएल होता है। ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, सकल मांग और समय देयता आपकी होती है। तो सकल मांग और समय देयता ये आपकी होती है। अब इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं। आप सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जीडीटीएल क्या है। जीडीटीएल समझ गए तो एनडीटीएल आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, और वो अगर समझ गए तो आपको कैश रिजर्व रेशियो पता लग जाएगा कितना रखना पड़ता है, और इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए जीडीटीएल, यहाँ पे देखिए जीडीटीएल, जीडीटीएल क्या होता है? ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, समय मतलब सकल मांग और समय देयता। अब उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा, उसको समझने से पहले आपको ये लायबिलिटी को जानना होगा। लायबिलिटी क्या होती है? मैंने ये डायग्राम बनाया है, देखिए एक तरफ मैंने लिखा है एसेट। पहले तो ये बीच में क्या है? आपका बैंक है, आपको दिख रहा होगा ये बैंक मैंने लिखा है, ये आपका है एसेट, और ये क्या है? आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी बोलते हैं देयता, देयता बोलते हैं जिम्मेदारी। तो एसेट क्या है? जैसे बैंक है, बैंक है ना, जैसे कि मैं समझूं, मैं अगर मानूं अपने हिसाब से, बैंक के हिसाब से मानूं, बैंक के हिसाब से कि बैंक आपका क्या है? बैंक के पास जो एसेट है, जो संपत्ति है ना, वो तो बैंक की खुद की है ना। जो मेरा है ना, वो तो एसेट है, वो मेरी संपत्ति है। लेकिन जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, वो मेरी क्या है? वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। वो मेरी क्या है? जिम्मेदारी है। कैसे समझें? अभी नहीं समझा है ना, फिर से समझते हैं। बैंक क्या कहता है कि जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है, मेरा एसेट है। और जो मेरे पास नहीं है, जो मतलब मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है, मतलब है तो मेरे पास, जैसे आपको किसी ने पैसे उधार में दे दिए तो वो है तो आपके पास, लेकिन आपके थोड़ू ना, आपको वो देना है किसी के ना, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लायबिलिटी है कि आपको वो चुकाने। लेकिन जो आपका ही है वो तो आपकी संपत्ति है ना। तो ऐसे ही आपका बैंक का है। तो बैंक के पास जो है वो बैंक का है, और जो बैंक के पास है लेकिन बैंक का नहीं है, वो लायबिलिटी है। समझे? अब इसको समझिए। देखिए अब जो बैंक लोन देगा ना, वो इस एसेट में से देगा। इस हालांकि बैंक उसी से लोन देता है जो बैंक के पास जमा होता है, लेकिन जब वो लोन दे देता है वो अपने एसेट में से देता है। किस में से देता है? एसेट में से। तो बैंक इसमें से क्या है? लोन देगा। लोन ये बैंक का है। जो लोगों को जो बैंक लोन देता है ना, वो बैंक का ही होता है, मतलब उसकी बैंक अपना क्या है? वो वसूलेगी, तो वो बैंक का पैसा होता है। लेकिन जो बैंक के पास जमा किया गया है वो बैंक की क्या है? जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। जैसे कि हम लोग खातों में पैसा जमा करते हैं ना, ये क्या है? ये कस्टमर का होता है, और जो बैंक के पास जमा होता है तो ये बैंक की क्या हो जाती है? लायबिलिटी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है। और ये जो जमा होती है, आपको शायद समझ आ गया हो, लायबिलिटी और और एसेट आपका क्या हो? एसेट मतलब जो मेरा है वो एसेट है, जो मेरे पास है लेकिन मेरा नहीं है वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। और ये किसी और का होगा, मेरे पास जो है वो किसी और का होगा, कस्टमर वगैरह का होगा। और जो मेरे पास है मैं उसमें से तो किसी को दे सकता हूँ, लेकिन जो किसी ने मेरे पास जमा कर रखा है, भाई मैं कहूँगा देख ये उसका है, मुझे लौटाना है, मैं इसमें से नहीं दूंगा, हाँ ये मेरे हैं, इसमें से ले जा। तो ये बात आपकी होती है। बहुत मतलब सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो जमा है ना, इसको समझते हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट को समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में दो तरह की, एक आपकी डिमांड डिपॉजिट होती है और एक आपकी होती है टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में आपका क्या होता है? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ये ऐसे और सी जो है ना, शाखा बोले तो शाखा एक तरीके से लिखा गया है, ये शाखा लिखा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये सेविंग और करंट अकाउंट, जिसमें से आप क्या कर सकते हो? डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही इसमें होते हैं। इधर आपके आरडी और एफडी हैं, यानी कि आपका क्या है? इसमें भी डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही होते हैं। बस अब इनको भी समझते हैं। अब आपको जीडीटीएल को समझने के लिए ये वाला पूरा खर्चा आपको समझना होगा। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, समझते हैं इसको। देखिए जीडीटीएल, ये जीडीटीएल को समझने के लिए सब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बना के लाया हूँ आपके लिए मैं। जीडीटीएल देखिए, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पॉइंट, डिमांड एंड लायबिलिटी, इसको समझते हैं। डिमांड और लायबिलिटी। डिमांड मतलब क्या होता है? मांग।
मांग क्या होती है, दो तरह की आपकी क्या होती है, एक तो डिमांड लायबिलिटी होती है, एक आपकी टाइम लायबिलिटी होती है। क्या होती है, एक डिमांड लायबिलिटी, एक टाइम लायबिलिटी। तो जो डिमांड लायबिलिटी होती है इसे मांग देयता कहते हैं, जो टाइम लायबिलिटी उसको टर्म यानी कि शाब्दी आपकी क्या है, देयता कहते हैं। अब देखिए दोनों को समझिए। जो डिमांड लायबिलिटी है उसमें आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता और आपका करंट अकाउंट आता है। इसका मतलब ये है जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा किए, तो हम जब भी मांगेंगे ना बैंक हमें क्या है देगी, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि जैसे ही हम मांगे वो हमें दे दे। तो मांगने पर जो वो हमें देंगे वही हमारी मांग देता होगी, मांगने पर जो हमें मिल जाता है वही मांग देता है। और ये आपकी क्या है, आरडी और एफडी जो है ना, ये जो आरडी और एफडी वाला मामला है, फिक्स डिपॉजिट और आपका क्या है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, आवर्ती खाता और आपका क्या है आवर्ती खाता और आपका क्या है, यहाँ पे आवर्ती जमा लिखना चाहिए था, स्थायी जमा और आवर्ती जमा। ये भी आपके होते हैं अकाउंट ही एक तरीके से, तो ये इनमें स्थायी और आपका आवर्ती जमा होता है। इनको समझिए। देखिए अब ये जो सेविंग अकाउंट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, जमा की कोई लिमिट नहीं, कितना भी पैसा आप जमा कर दो। लेकिन निकासी के लिए आपकी लिमिट है कि इससे ज़्यादा आप नहीं निकालोगे, महीने में 3 बार 4 बार, और इस पर ब्याज मिलता है। न्यूनतम बैलेंस रखना भी अनिवार्य होता है। और जो करंट अकाउंट है, नो लिमिट जमा की, ना ही निकासी की जमा, इस पे ब्याज नहीं मिलता है और न्यूनतम बैलेंस इसका भी अनिवार्य होता है। एफडी में क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा किया जाता है, जो कि 5 साल 10 साल ऐसे आपका होता है। और जो आपका रिकरिंग आपका होता है ना, इसमें क्या होता है, एक निश्चित तारीख पर पैसा जमा होता है, जैसे कि मंथली बेस पे आपका तारीख पे जमा होता है, मंथली में आपका हाफरली भी कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से जमा होता है। ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए आप जीडीटीएल कैसे निकालेंगे। तो जीडीटीएल क्या होगा, ये जो जीडीटीएल है ना, ये जो जितनी भी जमाएं हुई, यहाँ पर भी जमा होगी, यहाँ पर भी जमा, यहाँ पर भी जमा, यहाँ पर भी जमा, तो आपका क्या है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट प्लस आपका आरडी और एफडी जितना भी जमा होगा वो सब क्या होगा, जीडीटीएल में होगा। और प्लस उन पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब आपका क्या है, जो भी आपका ब्याज, जो भी मतलब जैसे कि पैसा आपका जमा हुआ और जो भी उसका ब्याज बना वो है तो अभी बैंक के ही पास, मतलब आपके तो खाते में आपका जुड़ेगा। आपको मान लिया 100 रुपये थे, आपको ब्याज मिल गया, तो जो भी मिला, मान ला 3 रुपये भी ब्याज मिला, 5 रुपये मिला, तो वो आपके 105 हो गए। लेकिन वो जमा तो बैंक में ही है ना, बैंक में ही है ना, 105 भी बैंक में ही है ना। तो वो जितना भी आपका रुपया है, चाहे वो सारे अकाउंट का और प्लस जो उन पे ब्याज आपका बना, वो सारा रुपया आपका क्या कहलाएगा, जीडीटीएल कहलाएगा, ग्रोस डिमांड टाइम लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ, ये ऐसी टाइम लायबिलिटी है जो बैंक जब भी कस्टमर मांगेगा उसको देना होगा। कुछ आपके टाइम पे देना होगा, कुछ आपको जब मांगेगा तब देना होगा, कुछ की आपकी क्या है एक लिमिट होती है कि आप इससे पहले नहीं ले सकते। अगर लोगे तो हम आपके क्या है, फिर आप अगर आरडी एफडी को अगर बीच में लेते हैं तो हम आपसे कुछ पेनाल्टी लगाते हैं। तो ये होता है। जैसे कि आप इससे समझिए, ये एसबीआई एक बैंक है। अब मैं एसबीआई का ही उदाहरण लेता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट एसबीआई में है। तो एसबीआई आपका क्या है, ये बैंक है। इसमें सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, आरडी एफडी में क्या हुआ, प्लस ब्याज, टोटल मान लिया क्या है, यहाँ पे क्या है, मान ला 10 करोड़ सेविंग में, 20 करोड़ आपका करंट में और 20 करोड़ एफडी में, 5 करोड़ आपका आरडी में, ये रुपए आपका क्या है जमा हुआ। प्लस 5 आपका क्या है, 5 करोड़ आपका ब्याज भी बन गया टोटल बैंकों का। तो 60 करोड़ रुपया आपका क्या है जमा हुआ। और ये हर 14वें दिन आपका क्या है काउंट किया जाएगा कि कितना रुपया बनता है, बैंकों में कितना रुपया आपका आ रहा है, कितना जमा हो रहा है। 14वें दिन ये काउंट होता है और यही आपका क्या कहलाता है, ग्रोस डिमांड टाइम लायबिलिटी आपका कहलाता है। तो ये आप समझे। अब देखिए जीडीटीएल से हम एनडीटीएल कैसे निकालते हैं। देखिए जीडीटीएल से एनडीटीएल कैसे निकालते हैं, ये देखिए एनडीटीएल। अब एनडीटीएल पे आइए। एनडीटीएल आपका क्या है, शुद्ध वही आपका क्या है, निबल मांग और समय यानी कि शाब्दी देयता। तो एनडीटीएल आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका जीडीटीएल बना उसमें से धन निकासी को माइनस कर दीजिए। धन निकासी सर क्या, जैसे कि आपका 14 दिन तक जो बैंकों में पैसा जमा हुआ वो तो आपने काउंट किया ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में, लेकिन कुछ लोगों ने तो 14 दिन के अंदर कुछ विड्रॉल भी तो किए होंगे ना, वो भी तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो उस जो विड्रॉल मनी हुई है ना, उसको माइनस कर दीजिए, जितना जमा हुआ उसमें से माइनस कर दीजिए, जितना विड्रॉल हुआ उसको माइनस कर देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अब नेट कितना हमारे पास जमा रह गया है वो हमारा एनडीटीएल कहलाता है।
तो नेट हमारे पास क्या है, वही हमारा एनडीटीएल बनेगा। मान लिया कि 60 करोड़ अभी हमने देखा था एसबीआई के पास जमा हुआ और 20 करोड़ की क्या हो गई, निकासी हो गई, तो हमारे पास जो नेट बचा वो 40 करोड़ बचा। अब इसी 40 करोड़ का, इसी का कैश रिजर्व रेशियो बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है। बस आ गया ना समझ में? अगर नहीं आया है तो ये क्लास आपको एक बार फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी जितनी क्षमता थी मैंने आपको उस क्षमता से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या है, माना कि 20 करोड़ की क्या हो गई थी, ये निकासी हो गई थी, तो 20 करोड़ हमने क्या है निकाल दिया। तो इसी जो 40 करोड़ बचा, इसी को क्या करेंगे, इसी को सीआरआर पर, इसी का 4.5% बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। समझे? नहीं समझे फिर भी समझ जाओगे। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, इस सीआरआर क्या रखने का क्या उद्देश्य होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर बैंक आपका दिवालिया हो गया, बैंक करप्ट हो गया, तो सीआरआर से क्या होगा, क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो आरबीआई एसबीआई में है या किसी भी बैंक में कस्टमर का जो पैसा आपका जमा है वो कैसे ना कैसे पूर्ति तो करना है, तो इसी सीआरआर से क्या है, पूर्ति किया जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें भी देखिए, इसका भी डायग्राम समझिए। मान लिया कि सीआरआर कम कर दिया, इधर हमने सीआरआर बढ़ाया, ये इधर हमने 8% किया, इधर आपका 4%, सीआरआर कम कर दिया, तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, मार्केट में बढ़ेगा। मतलब 4% का मतलब है बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना होगा और अपने पास ज़्यादा रखना होगा। अपने पास ज़्यादा होगा तो आपका क्या है, मान लिया कि 100 रुपये आपके हैं, तो 100 रुपये में से आप क्या करेंगे, 100 रुपये में से आप 4 तो आप क्या रखेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे, 96% आपके पास होगा, और ये जो बचेगा इससे क्रेडिट क्रिएशन होगा तो अधिक होगा। यहाँ पे देखिए 100 रुपये में से 8 तो आपने क्या किए, आरबीआई को दे दिए, जमा कर दिए, आपके पास 92 रुपये बचे। तो 92 से जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो इस 96 की तुलना में कम ही होगा, तो यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे कम ब्याज दर पे ये पैसा उठाएंगे मार्केट में और ज़्यादा लोग पैसा उधार लेंगे। यहाँ पे ब्याज दर आपकी क्या होगा, ज़्यादा ब्याज दर होगी और कम लोग पैसा उधार लेंगे। बाजार में ज़्यादा निवेश यानी कि ज़्यादा तरलता आएगी पैसे की, मुद्रा की ज़्यादा प्रभाव होगा मार्केट में, और यहाँ पे बाजार में कम निवेश यानी कि कम तरलता आपकी होगी। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर कैश रिजर्व रेशियो घटता है मतलब मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है यानी कि मार्केट में मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। तो ये आपको समझ आया होगा कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है आईसीआरआर, मतलब सीआरआर जो है ना, अभी हमने पढ़ा, इसी का एक है आईसीआरआर। ये एक टर्म निकल के आया था कोरोना के टाइम पे, आपका निकल के आया था। इसको क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात। इसको कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना समझिए, बैंकों के पास अचानक से बढ़ा हुआ सीआरआर, अगर बैंकों के पास सीआरआर अचानक से बढ़ जाता है, जो जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था। कोरोना के टाइम पे कहाँ पे, ये कोरोना के टाइम पे नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया। कोरोना के टाइम ये आपका कब हुआ था, जब नोटबंदी हुई थी ना, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि बैंकों के पास क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा जमा हो रहा था, तो वो जो बढ़ा हुआ आपका सीआरआर था उसी को आईसीआर कहने लगे थे। क्या कहने लगे थे, आईसीआर कहने लगे थे, क्योंकि बहुत सब पैसा जमा ही हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे छठा आपका जो टर्म है उसको देखिए, ये हमने आईसीआरआर आपको सीआरआर आपको समझा दिया है, बहुत मेहनत लगी इसको समझाने में। अब आगे बढ़िए, बहुत अभी चीज़ें हैं, 49 मिनट की हो चुकी है, लगभग अभी 20 मिनट की कम से कम आपकी क्लास बची हुई है। देखिए एसएलआरआर, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोलते हैं। और इसकी जो रेट है वो आपकी इतनी है, 18% रेट है वर्तमान में, यानी करंट प्राइस, इसका करंट रेट है। क्या है लिक्विडिटी, इसका क्या मतलब, तरलता का मतलब क्या है, लिक्विडिटी, जिसमें पलायन करने की क्षमता। मतलब ये तरलता होती क्या है, तरलता को, जैसे कि आपके पास 500 का नोट है, आपके पास 500 के 5 खुले नोट पड़े हैं, तो आप सबसे पहले किसको ख़त्म करेंगे, बताइए ना। सबसे पहले आपका कौन सा खर्चा होगा, जो छोटे छोटे नोट हैं वही आपके ख़त्म होंगे ना, उन्हीं को आप सबसे पहले यूज करेंगे।
तो जो तरलता है ना, तरलता का मतलब है जो ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाह में चल सके। तो जो छोटे छोटे नोट हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं, तो उन्हीं को हम तरलता कहते हैं, ये हम तरलता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी सभी बैंक, जितने भी कॉमर्शियल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, सभी बैंक अपने एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट अपने पास रखते हैं। क्या कहा अभी हमने, कैश रिजर्व रेशियो में क्या कहा था कि सभी बैंक अपने एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट आरबीआई के पास रखते हैं। यहाँ पे क्या है, वो एनडीटीएल का एक निश्चित परसेंट अपने पास रखते हैं। वो निश्चित परसेंट क्या है आपका, इतना है, कितना है, 18% है, तो वो अपने पास रखते हैं। और ये जो रखते हैं ना, वो ये नकद में भी रख सकते हैं, सोने के रूप में भी रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे भी रख सकते हैं। तो ये अपने पास किस 3 रूपों में ये पैसा रख सकते हैं। और वो 18%, मान लिया इनके पास 100 करोड़ है, तो ये 18 करोड़ अपने पास रखेंगे, बाकी पैसा मार्केट में उठाएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, कुछ भी करेंगे। अब इसमें भी आपका वही आपका आ जाता है कि अगर, अब यहाँ पे देखिए ना, मैं कितना भी मतलब कितना भी ध्यान देके स्लाइड बनाऊँ ना कहीं मुझसे एरर हो ही जाता है। ये मैंने सीआरआर को चेंज ही नहीं किया, इनको एसएलआर में मुझको करना था, मैंने किया ही नहीं। फिलहाल तो आप समझने की कोशिश करना, ये एसएलआर ही है। क्या है, एसएलआर है। तो अगर एसएलआर आपका कम होगा तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मान लिया एसएलआर 18 है, 18% है, इस साल हमने एसएलआर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 25% कर दिया, तो मुद्रा का प्रवाह क्या है, कम हो जाएगा। देखिए कैसे, 100 रुपये इनके पास थे, 18 रुपये इन्होंने अपने पास जमा कर लिए, ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते। 82 रुपये ये क्या करेंगे, इससे क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, मतलब मार्केट में पैसा देंगे और उससे क्रेडिट क्रिएशन होगा। और बाजार में क्या है, ज़्यादा ज़्यादा क्या है, निवेश होगा, ज़्यादा तरलता आएगी। यहाँ पे क्या है, 25 रुपये अपने पास रखेंगे तो 75 ही रुपये बचे, तो कम क्रेडिट क्रिएशन होगा और बाजार में कम पैसा ये निवेश कर पाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया। देखिए एक बार चीज़ें समझ में आ जाए, फिर सारी चीज़ें उसी पैटर्न पे चलती रहती हैं, एक बार आपको पैटर्न आपको पता लग जाए। अब देखिए जो सभी बैंक जो एसएलआर रखते हैं ना, जो सभी बैंक एसएलआर रखते हैं ना, वो किस में रखना पसंद करते हैं, नकद में, सोने यानी गोल्ड में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में, कैसे रखते हैं। तो देखिए इनको समझिए, कैश में ये रखना प्रेफर नहीं करते हैं, कैश में रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों, अगर इनके पास 100 रुपये हैं, कैश में इन्होंने 18% रख लिया, तो इनके पास 82 रुपये बचे, तो ये कैश में रखना तो करेंगे नहीं, क्योंकि कैश तो ये लोगों को देते हैं, ब्याज पे उठाते हैं, क्योंकि जो भी बैंक से लोन लेता है वो कैश ही लेता है, ना कि हम जैसे बैंक से लोन लें तो पैसे ही तो लेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो ये कैश में तो कम रखते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि 82 रुपये अगर ये इनके पास हैं तो इससे ये साख निर्माण करेंगे, क्योंकि ये कम पैसा इनके पास हो जाएगा, तो या अधिक ब्याज दर करेंगे तो लोग पैसा नहीं लेंगे, ज़्यादा कम लोग उधार लेंगे, कम निवेश होगा, कम तरलता आएगी। गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड में भी ये नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, क्योंकि भारत खुद गोल्ड का आयात करता है, विदेशों से आपका क्या है, सोना मंगाता है। तो अगर गोल्ड में रखेंगे तो आयात और बढ़ेगा, और आयात और बढ़ेगा ना, तो व्यापार संतुलन बिगड़ेगा भारत का जो है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, वो आपका क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए किस में रखते हैं, सरकारी प्रतिभूति में रखते हैं। किस में रखते हैं, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखते हैं, ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। सरकारी प्रतिभूति क्या होती है, ये एक गवर्नमेंट, एक बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट का एक एक कागज़ होता है। मान लिया गवर्नमेंट ने एक लिख के दे दिया कि ये मैं 100 करोड़ रुपए इस पे वैल्यू लिख दी, और ये इस कागज़ की वैल्यू 100 करोड़ है, तो उसकी वैल्यू 100 करोड़ ही रहेगी। क्योंकि नोट भी क्या होता है, उस पर एक वैल्यू तो लिखी होती है, बाकी तो आपके पास भी बहुत सारे कागज़ हैं ना, लेकिन नोट पे भी क्या एक वैल्यू लिखी होती है, एक वैधानिकता होती है। ऐसे उस गवर्नमेंट के द्वारा जो जो बॉन्ड जारी किया जाता है, जो सिक्योरिटी जारी की जाती है गवर्नमेंट, वो एक वैधानिक होती है और उसकी एक वैल्यू होती है, तो ये उसको रखते हैं। और इसके 3 प्रकार होते हैं इस बॉन्ड के, एक तो 90 दिन के लिए, एक 182, एक 364 दिन के लिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसको हम जीसेक भी बोलते हैं, जीसेक, इसको अगर जीसेक मिले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही मानना। जीसेक पैसा उधार लेने का एक क्या है, टूल है। जीसेक क्या है, एक पैसा उधार लेने का टूल है। ये सरकार को जब पैसा चाहिए होता है ना, तो ये आरबीआई के पास या जो कमर्शियल बैंक हैं उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके जाती है और बैंकों से पैसा उठा लेती है। कौन, सरकार।
और इसको जारी कौन करता है G-Sec को? ये गवर्नमेंट जारी करती है। खरीद कौन करता है इसकी? RBI करता है, या फिर अन्य बैंक भी इसको खरीद लेते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक भी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लिया गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की G-Sec जारी की, क्या है, सरकारी प्रतिभूति जारी की, RBI के पास पहुंचे ये, तो RBI ने कहा देखिए हम भी इस पे कमाएंगे, हम 100 करोड़ में तो ये नहीं लेंगे, हम 90 करोड़ में इसको ले लेंगे। तो RBI ने क्या किया, इसको 90 करोड़ में ले लिया। और RBI ने क्या किया, इसको अपने पास नहीं रखा, उनको दे दिया। किनको दे दिया? कॉमर्शियल बैंकों को दे दिया 95 करोड़ में। तो 5 करोड़ RBI ने करा लिए, 5 करोड़ RBI ने कमा लिए। और जब ये सरकारी प्रतिभूति सरकार को जरूरत होगी तो ये इससे खरीद लेंगे, जाके इस बैंक से खरीदेंगे, तो ये 100 में इसको फिर से बेच देगा, तो 5 करोड़ किसको मिल जाएंगे? इनको भी मिल जाएंगे, तो इसमें इनका भी फायदा रहेगा। तो ये जो बैंक है ना, ये सरकारी प्रतिभूति में ही अपना क्या है, SLR रखने की कोशिश करते हैं। अब हम आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं। अब ज़्यादा देर की क्लास नहीं रह गई है, बस थोड़ी ही देर की बची हुई है। देखिए आप लोग, OMO एक टर्म है, OMO सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। OMO बचा है, इसको आप ओयो मत मान लेना, OMO ही है, इसको ओयो से मत बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। OMO आप लोग कर सकते हैं इसको कनेक्ट, मतलब OMO वैसा ही एक टर्म है। तो OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाजार की क्रियाएं। यहाँ पे खुला बाजार लिख दिया, खुला बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं इसको कहते हैं। RBI क्या करता है, देखिए RBI के द्वारा सरकारी प्रतिभूति को बेचना या खरीदना OMO कहलाता है। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को RBI जब भी खरीदता है या बेचता है, तो ये क्या कहलाता है, ये घटना OMO कहलाती है। बस समझ में आ गया? बस छोटा सा टर्म था, लेकिन आप इसको अलग ही कनेक्ट करने लगे थे। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी प्रतिभूति जब भी RBI क्या है, भारत सरकार से खरीद रही है। देखिए RBI किसी से भी खरीद सकती है, क्योंकि मैंने बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये आपका RBI को भी दे सकते हैं। ये आप चाहें तो आपका अन्य बैंकों को भी आप क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं। जब ये, अब मान लिया इन्होंने इनको दे दी, तो RBI चाहे इनसे खरीद सकती है और RBI इनसे भी खरीद सकती है, तो ये किसी से भी खरीद सकती है। तो RBI किसी से भी खरीद सकती है। देखिए यहाँ पे मान लिया कि RBI आपका क्या है, RBI भारत सरकार से आपकी क्या है, खरीद रही है, आपकी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो मुद्रा का प्रवाह या मुद्रा की तरलता बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है, आपके लिए क्या है, सवाल है। और अगर ये बैंक से खरीद रही है, RBI अगर बैंक से खरीद रही है, तो आपकी क्या है, बढ़ेगी या फिर घटेगी, ये दोनों ही आपको बताने हैं। और दोनों का मैं एक ही बता देता हूँ, ये दोनों का जवाब एक ही होने वाला है। इन दोनों जो आपके स्टेटमेंट हैं, RBI भारत सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो मुद्रा की प्रवाह, मुद्रा की तरलता बढ़ेगी या घटेगी। RBI बैंक से जिसे खरीद रहा है, तो मुद्रा का प्रवाह, मुद्रा की तरलता बढ़ेगी या घटेगी। और मैं आपको थोड़ा पीछे जाके एक बार समझा भी देता हूँ। देखिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एक बार इसको समझ लीजिए, फिर से समझिए। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, जब भी RBI खरीदेगी ना, तो RBI क्या करेगी, इस गवर्नमेंट को पैसा देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे को मार्केट में लगाएगी, मार्केट में लगाएगी तो मार्केट में मुद्रा का प्रभाव बढ़ेगा, तरलता बढ़ेगी। ये आप समझ गए हैं ना, मुद्रा की तरलता बढ़ेगी ना, तो मार्केट में मुद्रा की तरलता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर RBI ने क्या किया, RBI ने क्या किया, बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी या बैंकों से खरीदी, बैंकों की मान लिया SBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, SBI ने कहा हमें पैसा चाहिए, चलो RBI को चलते हैं, और वहाँ पे क्या कर दिया, ये कहा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ले लो। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी उन्होंने ले ली RBI वालों ने SBI को पैसा दे दिया। अब SBI मार्केट में उस पैसे को क्या करेगा, उठा देगा, तो मार्केट में क्या आएगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है ना, इसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। और अब आप इसको, आपके दिमाग में एक टर्म आ रहा होगा कि अगर मान लिया अभी तो ये मोदी सरकार है, इसने मान लिया पैसा उठाया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI के पास रख दी, कल को सरकार बदल जाती है, तो क्या ये गारंटी है कि वो पैसा सरकार वापस देगी? ये किसी भी सरकार के लिए, जैसे कि आप नोट है ना, चाहे कोई भी सरकार आए, उस नोट की वैल्यू तो कम नहीं होगी ना।
ऐसे ही आपकी जीसेक की होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। उसकी दूसरी सरकार आएगी तो दूसरी सरकार को उसके द्वारा वो ऑपरेशन करने पड़ेंगे, वो सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। आगे आते हैं, ये हमने आपको बताई, आपसे बताना है। अब यहाँ पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, 1 घंटा हो चुका है लगभग पढ़ाते पढ़ाते। अब यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने पढ़ाया उसको समराइज कर देता हूँ। मैंने आज क्या क्या पढ़ाया, बैंक रेट के बारे में पढ़ाया, जो करंट बैंक रेट आपकी क्या है, मतलब करंट दर आपकी क्या है, आरआर आपकी कितनी है, इतनी है, ये आपकी मैंने एक जगह पे लिख भी दी है, ये एक ही जगह पे सारी चीज़ें लिखती हैं। अब इनको समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे 14 दिनों से, मतलब 2 से 14 दिन के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। यहाँ पे ट्रिपल आर में क्या है, 14 से 56 दिनों के लिए आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा उधार देते हैं। बीआर में क्या है, 364 दिनों के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। एमएसएफ में क्या है, 1 दिन के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। सीआर क्या है आपका, इतना परसेंट एवरी 14 डे, मतलब हर 14 दिन के अंदर कमर्शियल बैंक आरबीआई से, यहाँ पे क्या है, आरबीआई से क्या है, उधार लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आरबीआई के पास जमा करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से क्या है लिखना भूल गया, आरबीआई के पास क्या है, ये कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा करते हैं। और एसएलआर क्या है, ये एवरी टाइम, हर समय इनको क्या है, हर टाइम पे कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने पास ये पैसा जमा रखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा एडिट करना है मुझे, और थोड़ा और भी एडिट करना है। अब देखिए, एक चीज़ है, आपको रेपो रेट और आपकी रिवर्स रेपो रेट में एक आपके क्वेश्चन बन सकता है कि रेपो रेट ज़्यादा होती है या आपकी रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होती है। तो हमेशा आप ये याद रखना, हमेशा आप याद रखना, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा रहेगी, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेपो रेट पे क्या होता है, आरबीआई पैसा उधार देता है। जब आरबीआई पैसा देता है उधार तो ज़्यादा रेट पे देता है, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पैसा उधार लेता है तो कम पे लेता है हमेशा। तो ऐसे याद रखना। अब एक चीज़ होती है आपकी पीएलआर। पीएलआर क्या होती है, प्राइम लेंडिंग रेट। क्या होती है, प्राइम लेंडिंग रेट, मतलब प्रमुख उधार दर। ये क्या होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, यानी कि बीपीएलआर कहते हैं। क्या होती है, बैंक अपने सबसे प्रिय ग्राहक को जिस ब्याज दर पर पैसे उधार में देते हैं या ऋण पर देते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, प्राइम लेंडिंग रेट कहलाती है। बस कुछ नहीं था। और पीएलआर का निर्धारण कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक करते हैं, ना कि आरबीआई करती है। इसका निर्धारण कौन करेगा, कॉमर्शियल बैंक। हम चाहें किसी को भी अपना फेवरेट कस्टमर बना सकते हैं, कोई आरबीआई थोड़ा ना कहेगी ये आपका, इसको आप बनाइए, तो ऐसा कहीं आरबीआई नहीं करती है, ये कॉमर्शियल बैंक की अपनी इच्छा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा बैंक में आप कभी पैसे निकालने गए हो, आप तो लाइन में लगे हैं, कुछ आपके आते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनको बैंक मैनेजर भी, हाँ भाई आइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर बराबर में बैठिए आके, आपका अभी काम करके देते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके ये बेंचमार्क वाले होते हैं, प्रिय कस्टमर्स होते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। अब आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आप जवाब देना, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या है, मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई जीसेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, बेचेगा, खरीदेगा, नोट छापेगा, या उपरोक्त सभी इसमें से क्रियाएं करेगा। अब मैं इसमें से आपको बता देता हूं, इसका एक ही ऑप्शन होने वाला है, वो कोई सा भी हो सकता है। अब आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहने वाली थी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे वीडियो को। और पीडीएफ के लिए आपका क्या करेंगे, ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना आप इसको। इस पर आपकी इसकी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारी क्लासें आपकी चली रही हैं, तो इनको आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी क्लासें हैं, इनको देखना ना भूलें, इनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम में। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए